80 के दौरान बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली पहली पॉप म्यूजिक गायिका। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, रुक रुक। जिनके पहले म्यूजिक एल्बम का एक गाना रातों रात ऐसा परवान चढ़ा कि बच्चों से लेके बड़ों तक की जुबान पर भी रम गया। एक ही है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया। पॉप म्यूजिक की रानी कही जाने वाली यानी कि क्वीन ऑफ इंडी पॉप ने पॉप म्यूजिक की इंडस्ट्रीज में डंका तो बजाया ही, साथ ही साथ बॉलीवुड के फिल्मी गानों में भी अपनी छाप छोड़ने में अछूती नहीं रही। आपको बता दें कि इनकी एक एल्बम की तो 50 लाख कैसेट उस समय मेगना साउंड म्यूजिक कंपनी ने मार्केट में सेल कर एक कीर्तिमान खड़ा कर दिया था। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन परिवार पर फिल्मित बंटी और बबली का इनका गाया गाना कचरारे कचरारे इनके लिए इतना भारी पड़ गया कि यशराज बैनर से तंग आकर इन्होंने अपने लाइव शोज में ये गाना हमेशा के लिए गाना ही छोड़ दिया और साथ ही साथ फिल्मों से भी दूरी बना ली। 90 के दशक के चर्चित म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर ऐसा आरोप लगाया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया और अन्य फीमेल गायिकाओं ने भी एलिशा चिनाय के भी सुर में सुर मिलाते हुए उनके इन आरोपों की पुष्टि की। तो कौन थी एलिशा चिनाय, जिनको बॉलीवुड ने साइडलाइन किया ही पर इन्होंने भी गुमनामी भरा जीवन बिताना सही समझा। आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्से। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी हस्की आवाज और हिप्नोटाइज कर देने वाली आवाज की रानी इंडी पॉप क्वीन एलिशा चिनाय की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। एलिशा चिनाय का जन्म 18 मार्च 1965 को गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में हुआ था। इनके माता पिता ने बचपन में इनका नाम सुजाता रखा था, जिसको इन्होंने पॉप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में एंट्री लेने के बाद बदल दिया और अपना नाम एलिशा चिनाय रख लिया। इनके पिता मधुकर चिनाय भी एक जाने माने गायक थे, लेकिन इनकी माता का नाम बहुत खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिलता और ना ही ये पता चलता है कि वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी। लेकिन खबरों के मुताबिक ये पता चलता है कि ये पियानो बजाया करती थी। एलिशा की शुरुआती शिक्षा की खासा जानकारी मौजूद नहीं है, बस इतना पता चलता है कि एलिशा ने क्लासिकल म्यूजिक की विधिवत शिक्षा ली, वो भी संगीत के विश्वविख्यात विद्वान पंडित जसराज जी से। इन्होंने अपने पॉप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में कदम रखा अपने एल्बम बूम बूम से, जो कि 1985 में रिलीज हुआ था, जो कि बेहद लोकप्रिय रहा। इस एल्बम के रिलीज होते ही बप्पी दा ने इनकी आवाज को तवज्जो देते हुए उन दिनों इनको अपने पहले बॉलीवुड गानों में ब्रेक दिया, क्योंकि बप्पी लहरी इनकी इंडस्ट्री में हटकर और अनोखी आवाज के मुरीद हो गए थे और उनकी वो पहली फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न अपने संगीत को लेकर बप्पी दा की ये फिल्म हुई भी सफल साबित। मेरे पास आओगे, मेरे साथ नाचोगे। तो ऐसे हुई एलिशा के फिल्मी सफर की शुरुआत। आजा मैं बता दूं तुझे। इसके बाद फिर से बप्पी लहरी ने अपनी अगली फिल्म मैं बलवान, जो कि 1986 में आई थी, उसमें भी एलिशा को गाने का मौका दिया। अब एलिशा को लगातार बॉलीवुड में मौके मिलने शुरू हो गए और इन्होंने बैक टू बैक जलवा, खतरनाक इरादे, इंसाफ, मरते दम तक, डांस डांस और मिस्टर इंडिया आदि फिल्मों में गाने गाए। इन फिल्मों के कई गानों ने रातों रात शोहरत पा ली। इनमें से एक गाना ज़ुबी ज़ुबी तो श्रोताओं के दिलों से उतर ही नहीं रहा था। ज़ुबी 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 ज़ुबी। इसके अलावा इनका गाया सुपर डांसर सॉन्ग भी बेहद लोकप्रिय हुआ। तुझ पे ज़माना फिदा हो, के जोश ये हौसला हो तेरा। डांस डांस गाना तो मानो उस समय की पार्टियों की जान बन गया था। कोई भी पार्टी उस गाने की बिना अधूरी थी। तुम तो हम हैं, हम नहीं तुमसे कुछ कम है, हम। और उसी दशक में आई फिल्म मिस्टर इंडिया की बात करें तो उसका एक सॉन्ग काटे नहीं कटते दिन ये रात ने तो लोगों के बीच अपनी अलग ही जगह बना ली थी। हो ही गई मैं पास तेरे, कह दूं जो
ये गाना जहां एलिशा चिनाय को बुलंदियों पर पहुंचा चुका था, वहीं श्रीदेवी भी इससे अछूती न रहकर इस गाने के जरिए अभिनेत्रियों में मजबूत स्टारडम बना ली थी। 1988 का साल आते आते इनकी झोली में शिवा शक्ति, आज के अंगारे, वक्त की आवाज, कमांडो, मारधाड़, मालामाल जैसी फिल्में आ गिरी थी। प्यार चाहिए कितनी बार, 5 6 7 8 9 10 बस कमांडो कमांडो कमांडो। लेकिन अफसोस इन सारी फिल्मों को मिलाकर भी इनके पिछले गाए गानों की तुलना इन फिल्मों से ना हो सकी और इनको वो वाला नेम फेम इन फिल्मों के गानों से नहीं मिल पाया। यही हाल इनका 1989 के दौर में आई फिल्मों का भी हुआ। लेकिन त्रिदेव और राम लखन दो ऐसी फिल्में थी जिसके द्वारा फिर से बॉलीवुड में इनकी आवाज का डंका बजा। वही इन दो फिल्मों का गाना रात भर जाम से और मैं हूँ हीरो तू है जीरो गाना दर्शकों के बीच छा गया। रात भर जाम से जाम टकराएगा जब नशा। 90 के दशक की शुरुआत होते होते उस दौर के कई नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे अनु मलिक, नदीम श्रवण, डब्बू मलिक, आदित्य श्रीवास्तव, शांतनु मोइत्रा जैसे कई नामचीन म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए इन्होंने गाने गाए। लेकिन अनु मलिक द्वारा दिया गया विजय पथ का रुक 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 अरे बाबा रुक, ये गाना तो मानो उस समय के नौजवानों की दिल की धड़कन बन गया। रुक अरे बाबा रुक, oh my darling give me a look, दिल मेरा धड़क। और खुददार फिल्म का करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया ये विवादित सॉन्ग बेबी 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 मुझे लोग बोले, जिसके असल बोल आप सभी जानते हैं कि पहले क्या थे। इसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। वही राजा हिंदुस्तानी का तेरे इश्क में नाचेंगे तो भारत के हर ऑटो टैक्सी और रिक्शा चालकों के वाहनों का फेवरेट सॉन्ग बन गया। वही आनंद मिलिंद का थक थक गाना भी काफी परवान चढ़ा। वही 1994 में एलिशा चिनाय ने बॉम्बे गर्ल नाम का अपना निजी एल्बम भी सोनी म्यूजिक लेवल के अंदर रिलीज किया। उसने भी रातों रात सफलता की बुलंदियों को छुआ। रूठ के ओ सनम जाएगा तू कहां प्यार की। फिर उसी दौर के सुपर मॉडल अर्जुन रामपाल के साथ भी इनका एक एल्बम आया जिसमें इन्होंने अपनी आवाज के साथ साथ अपने अभिनय के हुनर से भी लोगों को रूबरू कराया। दिल लगाने की किसी से वो सजा पाई। और उसी समय आया इनका गाना मैं लैला, तो मानो उस समय पॉप म्यूजिक इंडस्ट्रीज की जान बन गया। तू है मेरा महबूबा मैं हूँ तेरी लैला, दिल और जान। यहाँ आपको बताते चले कि अपने हिंदी सिनेमा के साथ साथ एलिशा ने 80s में भी कई पॉप एल्बम्स को अपनी आवाज दी थी, जैसे कि मैडोना, आह एलिशा, बेबी डॉल आदि। वही साल 1995 में आई फिल्म गैम्बलर, टक्कर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, सुरक्षा और हलचल, जिसमें इन्होंने अपनी आवाज का जादू चलाया। अब चर्चा करते हैं उस एक म्यूजिक एल्बम की जिसने रातों रात एलिशा चिनाय को ऐसा तमगा दिया जिससे वो फीमेल सिंगर की बिरादरी से हटकर सुपरस्टारडम की चमक को पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया एल्बम की, जिसको 1995 में म्यूजिक डायरेक्टर बिद्दू ने अपने निर्देशन में लॉन्च किया। है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये एल्बम एलिशा चिनाय की जर्नी का ऐसा माइलस्टोन साबित हुआ कि उनको अपने टैलेंट को लेकर कुछ और साबित करना ना पड़ा। इस गाने ने एलिशा को टीवी के माध्यम से घर घर में पहुंचा दिया। गोरा हो या काला पर हो सच्चा दिल वाला, चांदी नहीं। मेड
मेड इन इंडिया अपने समय के सबसे अधिक बिकने वाले पॉप एल्बमों में से एक बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा बताया जाता है कि इस पॉप एल्बम के उस समय 50 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स बिके थे। ये भारत में यूनिट बिक्री रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहला गैर फिल्मी एल्बम बन गया था और ये एल्बम न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हिट रहा और साथ ही इस एल्बम ने बेस्ट पॉप इंडियन एल्बम का अवार्ड भी अपने नाम किया। I couldn't absorb it. पता तो चल रहा था कि it's become such a anthem and such a great song. इसी के चलते इनके साथ एक बड़ी घटना घटी जिसके कारण इन्होंने फिल्मों में गाना गाने से बहुत हद तक दूरी बना ली थी, जिसकी चर्चा हम विस्तार से आगे वीडियो में करेंगे। वहीं इस घटना के बाद एलिशा ने खुद को समय देते हुए फिल्म इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक लिया और फिर इन्होंने वापसी की साल 2002 में आई यशराज फिल्म्स की मुझसे दोस्ती करोगे के गाने ओ माय डार्लिंग से। कभी कोई मुझसे न कहे ओ माय डार्लिंग आई लव। इसके बाद एलिशा ने फिल्म कयामत, हथियार, दिल ने जिसे अपना कहा, प्लान, फिदा, इश्क विश्क जैसे कई फिल्मों के गानों को अपनी आवाज दी। मैंने जिसको चाहा मिल गया। इसी के चलते साल 2005 इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल इस साल आई फिल्म सिलसिले, नो एंट्री, बंटी और बबली आदि फिल्मों में गाने गाए। इश्क दी गली विच नो एंट्री। इनमें से फिल्म करम का गाना तिनका तिनका श्रोताओं के बीच खासा पसंद किया गया। तिनका जरा जरा है। तो वहीं ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया फिल्म बंटी और बबली का आइटम नंबर कजरारे कजरारे सुपर डुपर हिट साबित हुआ और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आज भी इस गाने की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले, मेरा चैन वैन से। इस गाने के लिए एलिशा चिनाय को अपने करियर का पहला बेस्ट सिंगर फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल से सम्मानित किया गया। नजर से देखा उस जालिम। इसी दौर में ये और विवादों में उलझती चली गई, जिसके चलते उन्होंने फिल्मों में गाना ही कम कर दिया। साथ ही साथ उस गाने को भी स्टेज पर गाने से भी तौबा कर ली जो विवादों की जड़ बना था। असल में हुआ ये कि जहां यशराज इनके गाए गानों से लाखों छाप रहे थे, वहीं एलिशा को उसी गाने की फीस चेक के रूप में महज 15,000 दी गई थी। एलिशा ने जब ये चेक देखा तो इन्हें बहुत जोर का झटका लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में इन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए आप बीती बताई थी कि मुझे शौक लगा था जब यशराज बैनर की तरफ से मुझे इस गाने के लिए मात्र 15,000 रुपए का चेक भिजवाया गया था। मैंने वे चेक उन्हें बैरंग लौटा दिया पर उन्होंने मुझे फिर से वही चेक रिटर्न भेजा। एलिशा ने आगे बताते हुए कहा कि हद तो वहां पार हुई जहां 15,000 फीस के बाद भी अगर मैं किसी लाइव कंसर्ट में उनका गाना गाती तो वो आयोजकों से रॉयल्टी की डिमांड करने लगते हैं। इससे हमारे प्रायोजकों के साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने कहीं भी ये सॉन्ग गाना ही छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद इनकी कुछ और फिल्में आई जिनमें इन्होंने अपनी आवाज थी, जैसे झूम बराबर झूम, डॉन, धूम 2, लव स्टोरी 2050, नमस्ते लंदन, अजब प्रेम की गजब कहानी आदि। अब बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की तो ये अपने मैनेजर को ही पसंद करने लगी थी और दिन पर दिन इनका प्यार इतना गहराता गया कि साल 1986 में ये अपने मैनेजर के साथ ही शादी के बंधन में बंध गई थी। लेकिन अफसोस ये शादी लंबी ना चल सकी। किसी तरह 8 साल बिताने के बाद 1994 में ये शादी टूट गई। अब बात करें इनके जीवन में आए विवादों की तो वो इतना परेशान रहने लगी कि 1995 के बाद इन्होंने तकरीबन म्यूजिक इंडस्ट्री से दूरी ही बना ली। सूत्रों की माने तो इन्होंने 90 के दशक के मशहूर संगीतकार अनु मलिक पर तब छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया और इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बोला कि अनु मलिक ने उनके साथ गलत करने का प्रयास भी किया। बॉलीवुड से छन के आई खबरों की माने तो एलिशा ने अनु मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अनु मलिक इस कंप्लेन से भड़क उठे और उन्होंने भी एलिशा को कोर्ट में घसीटते हुए ठीक ठाक मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया। आखिरकार दोनों को समझौता करना पड़ा। इन विवादों के चलते एलिशा की छवि म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काफी धूमिल हो गई, जिसका असर इनके करियर पर भी पड़ा और इनको गाने ही मिलने बंद हो गए। उन दिनों तो मानो हर फिल्मी मैगजीन्स और दैनिक अखबारों में एलिशा चिनाय और अनु मलिक की खबर तो मेन पेजों की जान हुआ करती थी।
वहीं कुछ मीडिया हाउस ने यह भी दावा किया कि एलिशा चिनाय ने ये सब सुर्खियों में रहने के लिए किया, यानी कि मात्र ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि उसी दौरान इनका मेड इन इंडिया एल्बम रिलीज होना था, तो शायद ये एक ऑडियंस अटेंशन पाने का तरीका भी था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता और ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद श्वेता पंडित और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाली उड़िया गायक सोना महापात्रा ने भी जब एलिशा के आरोपों को हवा देते हुए ये बोला कि अनु मलिक ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, तो फिर से ये मामला 2000 के दशक में ताजा हो गया। एक समाचार पत्र को इंटरव्यू देते हुए एलिशा चिनाय ने कहा, अनु मलिक के बारे में हर एक शब्द जो लिखा और कहा जा रहा है वे सच है। मैं उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने आखिरकार अपनी आवाज बुलंद की है। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें जिंदगी में अब शांति मिलेगी। वहीं एलिशा ने उसी इंटरव्यू में अपनी बात रखते हुए आगे बताया कि इस हवस के पुजारी ने अपनों को भी नहीं बख्शा। श्वेता पंडित, जिसने अपनी डरावनी कहानी शेयर की, वो इनके खासा नजदीकी संगीतकार जतिन ललित की भतीजी है। अनु मलिक की 2 बेटियां हैं और ये अपने करियर की शुरुआत से ही अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों का शिकार कर रहा है। उनमें से कईयों पर तो इसने अपने निवास पर ही हमले किए जब इसकी पत्नी और बेटियां वहां मौजूद थी। इस इंटरव्यू के बाहर आते ही एक बार मामला फिर से सोशल मीडिया पर गर्मा गया और उसका परिणाम ये हुआ कि अनु मलिक को इंडियन आइडल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के काफी शरीफ और अपने व्यक्तित्व के धनी और गायक माने जाने वाले सोनू निगम ने अनु मलिक का समर्थन किया और आज तक को दिए हुए अपने एक साक्षात्कार में बोला, ऐसे तो इस मी टू के दौर में बिना पुख्ता सबूत के कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है, जिसका समर्थन मैं नहीं करता। अब बात करें छोटे पर्दे की, तो अपने ढलते करियर के दौरान एलिशा इंडियन आइडल में भी नजर आई और गौर करने वाली बात ये थी कि उनके साथ जज अनु मलिक भी थे। आज वैसे it was good. I don't think romance is really your style, but you made a good effort. इसके बाद सन 2013 में आई फिल्म क्रिश 3 में आखिरी बार इनकी आवाज सुनने को मिली और आज तकरीबन 10 साल बीत चुके हैं। ये केवल कपिल शर्मा के शो में पंजाबी गायक जस्सी के साथ इनके चाहने वालों को नजर आई थी। लेकिन इनकी दूरी के पीछे सूत्र का ये भी मानना है कि ये अपने पिता के कारण जो कैंसर से जूझ रहे थे, उनकी देखभाल के लिए म्यूजिक से दूरी बनाई थी और 2017 में आई फिल्म डैडी से कमबैक करने का प्रयास किया। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। वहीं 2022 में इनका एक म्यूजिक एल्बम आया, चमकेगा इंडिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह मेड इन इंडिया इंडिया में चमका था, इनका ये एल्बम चमकेगा इंडिया चमक नहीं पाया और अंधेरे में गुमनाम हो गया, जिससे इनकी उम्मीदें भी बिखर गई। एलिशा ने अपने करियर में काफी संघर्ष किया और बॉलीवुड करियर की वजह से काफी परेशान भी रही, लेकिन फिर भी इनके जानने वाले बताते हैं कि इन्होंने कभी समझौता नहीं किया और ना ही टूटी। यूं तो एलिशा के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। इन्होंने अपनी लाइफ में कई बुरे दौर भी देखे हैं, जहां बॉलीवुड के कई विवादों से ये उलझी, लड़ी, बढ़ी। वहीं साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संभालते हुए इन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाया। इनके नजदीकियों का मानना है कि इन्होंने अपनी मर्यादा और गरिमा को बरकरार रखते हुए अपना काम किया और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपने सभी संघर्षों का सामना डट कर किया। तो दोस्तों, अपनी हस्की वॉइस के लिए पहचानी जाने वाली मैडोना ऑफ इंडिया बेबी गर्ल के इस फिल्मी करियर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है इन्होंने अपने दौर के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ पंगा ना लिया होता तो क्या इनका मुकाम कहीं और होता? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चलिए मिलते हैं बॉलीवुड के किसी और मशहूर हस्ती को लेके अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं मानसी लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।